Good afternoon, children. How are you all at that end? I hope you are doing good. So, बच्चों हम इससे पहले दी एनिमी के 3 पार्ट्स में वीडियो कर चुके हैं. आई होप आपने तीनों पार्ट्स देखे होंगे. आज हमारा 4th पार्ट है जो कि पूरी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. इसमें चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. हम कहाँ पर थे? हम थे यहाँ पर जहाँ यूमी जो है, यूमी के बारे में हाना बता रही हैं कि किस तरीके से वो बेबी को बहुत मिस कर रही है और वो बेबी के लिए रो रही थी. तो इस बात पर सर्वेंट्स के बारे में जानकारी दी सडाओ ने हाना को कि तुम चिंता मत करो, सारे सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे जब ये फॉरेनर चला जाएगा. सदाव बहुत अच्छे से सोया उस दिन, थोड़ा ठीक ठाक सोया, लेकिन एक क्रैश की आवाज़ सुन करके वो एकदम उठ गया, कूद गया. और उसने कहा, ये हाना बोली कि ये क्या है, और उसकी आवाज़ से बेबी भी जग गया. और उसने कहा कि मैं जाकर देखती हूँ. सदाव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया. उसने कहा, नहीं, क्या हो गया है तुम्हें? हाना बहुत परेशान हो गई कि सदाव इस तरीके से कभी डरता नहीं है. तो उसने हाना ने पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? उसने कहा, नहीं, तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ. उसके इस टेरर को देखकर हाना इतनी डर गई कि उसे लगा कि थोड़ी देर के लिए ब्रेथलेस हो गई वो. एंड एकदम सन्नाटा था, चुप्पी थी. और अचानक फिर दोनों अपने बेड पे सो गए. बेबी बीच में सो गया. और जब दरवाज़ा ये फिर अगले दिन जाते ही इसने दरवाज़ा खोला, देखा फिर ये यंग मैन वहीं का वहीं सोया हुआ है. वैसे ही गे हेलन हाथी नहा चुका है, अपने पाँव पर खड़ा है. और उसने कल रेज़र मांगा था, शेव कर लिया था. आज उसके चीक्स पर फेंट कलर भी थे, यानी वो बिल्कुल तंदुरुस्त दिख रहा था. उसने कहा भी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और सदाओ ने किमोनो पहना और उसने डिसाइड किया बस बहुत हुआ, अब एक और रात में ऐसी नहीं बर्दाश्त कर सकता. अब इस आदमी का क्या करना है मैं खुद सोचूंगा, और इससे ज़्यादा मैं अब स्ट्रेस नहीं ले सकता. सदाओ ने कहा, तुम एकदम ठीक हो. आवाज़ थोड़ी धीमी करके बोला ताकि हाना ना सुन पाए. और मैंने किनारे पर एक बेड रख दिया है, बोट रख दिया है, और उसमें मैं खाना और कपड़े और ये सारी ज़रूरत की चीज़ें रख दूँगा. तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी बोट रो करते हुए यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कोस्ट है, वहाँ पर आइलैंड है, किनारे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. थोड़ी दूर तुम जाओगे तो तुम्हें दिखेगा. उस कोस्ट पर चले जाना तुम. और वहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि अक्सर तूफ़ान के वक्त ये आइलैंड जो है डूबा हुआ रहता है. तो वहाँ आबादी नहीं है, इसलिए सेफ़ है वो जगह. और वैसे भी ये स्टॉर्म का सीज़न नहीं है, तो अभी बहुत ख़तरा भी नहीं है वहाँ पर. तो वहाँ से कोई कोरियन फ़िशिंग बोट जब गुजरेगा तो तुम उनसे शरण मांग लेना. और जो फ़िशिंग बोट्स होती हैं वो बिल्कुल उस आइलैंड से गुज़रते हुए निकलती हैं, क्योंकि बीच का जो पानी है काफ़ी गहरा है. तो यंग मैन उसको घूरने लगा और उसने कहा, क्या मुझे जाना पड़ेगा? उसने कहा, हाँ, जाना तो पड़ेगा. अब मैं तुमको यहाँ और ज़्यादा दिन छुपा करके नहीं रख सकता हूँ. तो यंग मैन ने भी भाई सर हिला दिया. उसे ये तो था ही कि कभी ना कभी तो यहाँ से जाना पड़ेगा. उसने ओके कह दिया. और उसके बाद से सदाव दिखा नहीं. शाम तक क्या करता रहा, अंधेरा होने तक उसने सारी तैयारी कर ली. ड्रैग करता हुआ एक मजबूत सा बोट किनारे पर ले गया. उसमें खाना डाला, बॉटल वाटर डाला, पूरा चुपचाप सीक्रेटली किया ये काम. 2 कंबल डाले जो वो पॉन शॉप से ख़रीद कर लाया था नया नया. बोट को उसने टाई कर रखा था पोस्ट से. और आज लहरें काफ़ी ऊंची थी, समुद्र में वो देख सकता था. और चांद नहीं था, तो उसे लगा इसको एक फ़्लैश लाइट, एक टॉर्च भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं. जब वो घर में आया तो ऐसे उसने बिहेव किया जैसे वो काम से लौट कर आया है. हाना को कुछ नहीं पता था, तो हाना उसे बताने लगी कि आज यूमी आई थी. और ऐसा उसने तब बताया जब सदाओ को वो खाना सर्व कर रही थी, डिनर सर्व कर रही थी. तो हालांकि वो बहुत मॉडर्न थी, लेकिन आज भी उसके खाने के बाद खाया करती थी. फिर ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है हाना की, कि इतना मॉडर्न होते हुए भी बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से वो अपने हस्बैंड के बाद खाती थी. तो उसने आगे बताया कि यूमी जो है वो बेबी के लिए रो रही थी. वो बोल रही थी कि वो बेबी को बहुत मिस करती है. तो सदाओ ने भी बहुत कॉन्फिडेंटली कहा, चिंता मत करो, सारे सर्वेंट्स आ जाएंगे जैसे ये फॉरनर चला जाएगा. उसके बाद वो गेस्ट रूम में गया. बिफोर स्लीपिंग उसने चेक किया केयरफुली उस अमेरिकन के टेम्परेचर को, उसके वूंड को, उसके ज़ख्म की स्थिति क्या है, उसकी हार्ट बीट, उसकी पल्स रेट सब चेक किया. पल्स थोड़ा इरेगुलर था, लेकिन शायद इसलिए भी हो सकता है कि एक्साइटमेंट में की वजह से
और उस यंग मैन के जो लिप्स थे वो ही उसने होठों को जोड़ रखा था, उसकी आंखें थोड़ी जल रही थी, उसके नेक पे जो स्कार था वो थोड़ा रेड लग रहा था। ये सब थोड़ा सा पल्स रेट की वजह से था। और उसने सदाओ को, टॉम ने कहा कि मुझे पूरा मैं ये एहसास है मुझे इस बात का कि आपने मेरी जान बचाई है और आप मुझे दोबारा बचा रहे हैं। सदाओ ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक बात है कि अब यहाँ तुम्हें रखना इनकन्वीनियंट हो गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं रख सकता तुम्हें। और पहले उसे लगा कि इसको एक फ्लैशलाइट दे कि ना दे, टॉर्च अपना दे कि ना, क्योंकि वो टॉर्च एक छोटा सा था और वो अक्सर अपने नाइट कॉल्स पर जब वो ऑपरेशन करने निकलते थे तो वो लेकर जाया करते थे। तो उन्होंने उसको एक ताकीद भी दी, कुछ सलाह दी, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए और तुम्हें कोई कोरियन फ़िशिंग बोट ना मिले तो शाम के वक्त जब सन ड्रॉप्स ओवर दी होराइज़न, यानी कि जब सूरज ढलता है उस वक्त तुम 2 फ्लैश लाइट्स मारना, यानी 2 बार टॉर्च चलाना। हाँ, रात के वक्त बिल्कुल सिग्नल मत करना क्योंकि तुरंत पकड़ लिए जाओगे। और अगर तुम अभी भी वहाँ पर हो और सब कुछ ठीक ठाक है तो एक बार फ्लैश लाइट जलाना। खाना ख़त्म हो जाएगा तो खैर वहाँ तुम्हें फ्रेश फ़िश मिल जाएंगे, आसान है पकड़ना वहाँ, लेकिन आग मत जलाना, कच्चा ही खाना पड़ेगा तुमको। आग जलाओगे तो फिर पकड़े जाओगे। तो उसने ओके कहा, यंग मैन ने, टॉम ने ओके कह दिया। उसके बाद से उसने उसको जापनीज़ क्लोथ्स पहनाए और सदाओ ने एक काला कपड़ा उसके सर पे बांध दिया ताकि उसके जो गोल्डन बाल हैं, येलो हेयर हैं, वो दिखे ना। अमेरिकन होने की वजह से उसको लोग पहचान जाएंगे, उसके बाल ऐसे हैं, तो इसलिए उसने काले कपड़े से उसे बांध दिया। तो एक जापनीज़ लुक आ गया उसका। तो सदाओ ने कहा अब, तो उसने कहा उस यंग अमेरिकन ने कुछ नहीं कहा, बस सदाओ से वार्मली हैंड शेक किया और जो है थैंक्स कहा उनको, और चलता हुआ जो है गार्डन से होता हुआ 1-2 बार फ्लैश लाइट जला। सदाओ देख सकता था, सदाओ गया नहीं वहाँ तक छोड़ने, वो अपने वरांडा से ही देख रहा था। और ऐसा कुछ सस्पेक्ट लोग नहीं करेंगे क्योंकि एक बार और उसने देखा कि किनारे पर फ्लैश जला, शायद वो बोट खोल रहा था। इसने पार्टीशन बंद कर दिया और उस रात खूब अच्छे से सोया, एकदम निश्चिंत होकर। जनरल को उसने क्या बात बताई, उसने कहा कि वो भाग गया। और ये तब उसने बताया जब जनरल को 1 हफ़्ता हो चुका था ऑपरेशन के बाद, और इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए उसी रात बुलाया सदाओ को जिस रात टॉम को सदाओ ने भगाया था। 12 घंटे तक सदाओ को नहीं पता था कि जनरल को होश आएगा कि नहीं आएगा, वो बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर बहुत ही कॉम्प्लिकेशन भरा ऑपरेशन था। खैर गॉल ब्लैडर इन्वॉल्व था उसमें, तो पहली बार ये दिया गया है कि गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम थी इसको। और ओल्ड मैन ने जो है वो गहरी सांसें लेने लगा, उसने खाना डिमांड किया, यानी ये होश में आने के बाद की बात हमको बता रहे हैं। और उसके बाद से जो है उसके बाद से सदाओ को मौका ही नहीं मिला कि वो असैसिन्स के बारे में पूछे। तो उसने कहा कि जहाँ तक वो जानता है वो आए ही नहीं, और सर्वेंट्स अब तक घर आ चुके थे। यूमी ने गेस्ट रूम बहुत अच्छे से साफ़ किया सल्फ़र से, क्योंकि उस वाइट मैन की स्मेल वो चाहती नहीं थी उस घर में। और किसी ने कुछ नहीं कहा, सब अपने काम पर लग गए। हाँ, गार्डनर थोड़े से नाराज़ ज़रूर थे, ही वॉज क्रॉस, नाराज़ थे, अनॉइड, क्योंकि उनके क्रिसैंथेमम बर्बाद हो चुके थे, कोई केयर करने वाला नहीं था। 1 हफ्ते के बाद जब जनरल ने बुलाया तब प्रिजनर के बारे में बात हुई। उसने कहा आपको पता है योर एक्सीलेंसी वो तो भाग गया, और अब जस्टिफिकेशन देना था जनरल को, ठीक है। तो लेकिन वो अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो उसने सदाओ ने कोई बात उठाई ही नहीं उसकी। लेकिन जब उस जनरल ने आंखें खोली तो उसने कहा वो प्रिजनर, मैंने तुमको प्रॉमिस किया था ना कि मैं मरवा दूंगा असैसिन से। उसने कहा हाँ योर एक्सीलेंसी, आपने प्रॉमिस तो किया था लेकिन आपने भेजा नहीं उसको। तो उसने कहा कि भाई मैं क्या बताऊं, मैं बहुत कष्ट में था उस वक्त, और ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया, मैं अपना प्रॉमिस बिल्कुल नहीं भूला। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि मैं प्रॉमिस भूल गया हूँ। तो सदाओ ने कहा हाँ योर एक्सीलेंसी, मैं भी बहुत सरप्राइज़ था। उसने कहा देखो ये केयरलेस भी नहीं हूँ मैं। तो वो उसको जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैं पेट्रियाटिक हूँ, मैं जो है एक ट्रेटर नहीं हूँ, मैंने अपनी ड्यूटी के साथ कोई वो गलत बात नहीं की है, ऐसा लैक ऑफ पेट्रियाटिज़म नहीं है ये, या मेरी ड्यूटी में डिरेक्शन यानी डिले करना नहीं है। और उन्होंने जब डॉक्टर को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम समझ सकते हो, समझ रहे हो ना। तो सदाओ ने कहा हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ।
और अब उसको समझ में आ गया सदाव को कि जनरल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल तो खुद उसके हाथों में है, उसके कब्ज़े में है, और एज अ रिज़ल्ट वो जो है काफ़ी सेफ़ है, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की उसे ज़रूरत नहीं है। उसने कहा मैं आपकी लॉयल्टी को के ऊपर कसम खा सकता हूँ योर एक्सीलेंसी, आपसे गलती नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। और मैंने देखा है आपको, आपके दुश्मनों के खिलाफ जो आपकी इंथुजियाज़म होती है वो चीज़ मैंने देखी है। तो जनरल भी थोड़ा तसल्ली हुई उसको कि चलो थैंक गॉड ये मुझ पर इल्ज़ाम ना लगे पेट्रियोटिज़म, लैक ऑफ पेट्रियोटिज़म का। उसने कहा तुम बहुत अच्छे आदमी हो सदाव, तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन आज सडाव क्या देख रहा था, शाम को जब वो घर लौटा तो उसके लिए उसका रिवॉर्ड उसका इंतज़ार कर रहा था। और वो रिवॉर्ड क्या था कि कोई प्रिक ऑफ लाइट, कोई फ्लैश लाइट नहीं जली सनसेट के दौरान, न एक बार न दो बार। इसका मतलब वो वहाँ से जा चुका है, एकदम डाउट नहीं था, वो सेफ़ है टॉम। और शायद उसे कोई कोरियन फ़िशिंग बोट मिल गया। उसने बहुत ताकीद दी थी उसको कि सिर्फ कोरियन फ़िशिंग बोट में ही जाना। तो थोड़ी देर के लिए वरांडा में खड़ा रहा, समुद्र की तरफ देखता रहा, जहाँ से कुछ दिनों पहले वो आदमी जो है उस रात आया था कई दिनों पहले। और उसके दिमाग में आया कि ऐसा क्या है इन वाइट फेसेस में, यानी इन अमेरिकन्स में, कि मैं इनसे नफ़रत नहीं कर पाता हूँ। अब वो सारे अमेरिकन्स को याद करने लगा जो भी आज तक उसकी लाइफ में आए थे। अब शुरू करते हैं कहाँ से, प्रोफेसर जो कि जिनके घर ये हाना से मिला था, वे डल आदमी थे। उनकी पत्नी जो कि बहुत टॉकेटिव थी, यानी प्रोफेसर हार्ले की बात हो रही है। उसके बाद से अच्छे लोग थे ये लोग। उसके बाद उनको याद आई अपने पुराने टीचर, एनाटॉमी के टीचर की, जो बार बार डॉक्टर्स को सर्स बोलते थे और कहते थे कि तुम, वो सिखाते थे कि उस सर्जरी करते वक्त आपको कैसे बिहेव करना है। उसके बाद तीसरी लेडी हैं फैट और स्लैटर्नली लैंड लेडी। तो ये जो तीसरी लेडी हैं, ये उनकी मकान मालकिन, बेहद ही भद्दी, देखने में मोटी, लेकिन अमेरिका में एक जापानीज़ होने के नाते उन्हें बड़ी मुश्किल हो रही थी जगह ढूंढने में, किराए का मकान ढूंढने में। इस लेडी ने उनको रखा। तो अमेरिकन्स, ठीक है, ये सच है कि दे आर फुल ऑफ प्रेजुडिसेस, और वहाँ पर रहना भी काफ़ी बिटर एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन उस लेडी को वो भूल नहीं सकता, कितनी भी इग्नोरेंट और डर्टी भले ही थी, ये डिस्पाइस करते थे, नफ़रत करते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको याद है उसके उस मिजरेबल घर में जब एक बार इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उस लेडी ने लास्ट ईयर में, जब इनका सर्जरी का लास्ट ईयर चल रहा था इनकी पढ़ाई का, तो वो इतने ग्रेटफुल थे कि उस लेडी ने उनकी देखभाल की। इन्फ्लुएंज़ा हो गया था सडाव को, कोई देखभाल करने वाला नहीं था, अनजान देश में थे, बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन उस लेडी ने हेल्प की थी। तो वो कैसे उसकी उस काइंडनेस को भूल सकते थे। फिर आखिरी चेहरा, यानी चौथे नंबर पर जो चेहरा याद आया, इस यूथफुल टॉम का, इस प्रिजनर ऑफ वॉर का, उसका हगार्ड चेहरा, उसका अस्त व्यस्त चेहरा, वाइट और रिपल्सिव। और उनके मन में एक आखिरी विचार ये आया कि अजीब बात है, मैं उसे मार क्यों नहीं पाया। तो ये सवाल उनके अंदर घुमड़ रहा था अभी भी, और शायद सवाल का जवाब यही है कि पेट्रियोटिज्म से जीत गई मानवता, यानी ह्यूमैनिज्म ट्रांसेंड्स ओवर ऑल प्रेजुडिसेस। सारी फीलिंग्स के ऊपर है मानवता, पेट्रियोटिज्म जो है उससे भी ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, क्योंकि चॉइस था कि वो एक डॉक्टर के होने के नाते इसकी मदद करे, या सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी को निभाते हुए एक पेट्रियोटिक साबित हो। तो अल्टीमेटली ये एक ह्यूमन साबित हुआ, यानी इसने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई बजाय इसके कि एक पेट्रियट की। ठीक है, तो विद दैट द चैप्टर इज़ ओवर। आई होप यू विल एन्जॉय इट। और अगर ज़रा भी ऐसा लगा हो कि मैंने चैप्टर अच्छे से समझाया है और आपके और दोस्तों तक ये पहुंचना चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक वर्ड डाल दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी इम्प्रूवमेंट करती रहूं। और अपने दोस्तों से ज़रूर इसे शेयर करिए, उनको कहिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो बाय बाय चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।
for this chapter. We'll meet soon with next video, taking up the another chapter from Flamingo, the rat trap. Bye, children. Yeah.